डियर स्टूडेंट्स, इस समय रोटेशनल मोशन में हम लोग टार्क का कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टार्क बताए थे। टार्क जो होता है बेटा आर क्रॉस एफ होता है, आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट, और अगर उसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखा जाए तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। टार्क इज वेक्टर क्वांटिटी, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। टार्क क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए साइन कन्वेंशन भी हमने बताया था, और मोमेंट ऑफ फोर्स अर्थात टार्क पे हमने क्वेश्चन भी कराया था। आज फिर एक क्वेश्चन इस पर कराने चल रहे हैं। आगे इसके असाइनमेंट फर्स्ट लेवल से क्वेश्चन कराने चल रहे हैं। उसके बाद से रिलेशन बिटवीन टार्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। जो नेक्स्ट रीडिंग होगा रिलेशन बिटवीन टार्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये रिलेशन होता है टाउ इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है बेटा। तो असाइनमेंट में देखना, तुम फर्स्ट लेवल में एक क्वेश्चन दिया है जो ऑलरेडी नीट AIPMT एग्जाम में पूछा भी गया है, मेडिकल एग्जाम में। (39) नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल। ये क्वेश्चन बेटा AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, और टार्क का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है। ए रॉड ऑफ वेट W इज सपोर्टेड बाय टू पैरेलल नाइफ एज A and B and is equilibrium at horizontal position. The knives are at the distance D from each other. The center of mass of the rod is at distance x from A. The normal reaction on A is. कह रहा है एक रॉड है, यह रॉड जो कि दो सपोर्ट से, नाइफ एज सपोर्ट से, सपोर्ट का ऊपरा पोर्शन जो है, ऊपरी पोर्शन नुकीला है, वो इसे बोलता है नाइफ एज। तो ये दो सपोर्ट से सपोर्टेड है। एक सपोर्ट यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, कहीं लगा लो, चलो यहीं लगा दिया सपोर्ट। एक ये सपोर्ट हो गया और एक ये सपोर्ट हो गया। दो सपोर्ट से बेटा ये सपोर्टेड है। और रॉड का दोनों सपोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो वो D दिया है। ये सपोर्ट A है, ये सपोर्ट B है, ये रॉड है, रॉड का वेट W दिया है, और दोनों सपोर्ट के बीच का सेपरेशन, एक ये सपोर्ट और एक ये सपोर्ट। ये सपोर्ट कहीं लगा लो, यहां लगा लो, यहां लगा लो। दोनों सपोर्ट के बीच का सेपरेशन जो है वो D है, ऐसा दिया है क्वेश्चन में। ये दिया बेटा D। इसका जो वेट काम करेगा, है ना, सेंटर ऑफ मास पे काम करेगा, एकदम सेंटर पे, और इसका वेट दिया है W। इसका सेंटर ऑफ मास है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस रॉड का सेंटर ऑफ मास A सपोर्ट से x डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस है x, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, D में से x माइनस कर दो, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा बेटा D माइनस x। तो जाहिर है कि ये जो रॉड है इन दोनों सपोर्ट पे सपोर्टेड है, तो यहाँ पे टिका हुआ है, यहाँ पे टिका हुआ है, तो यहाँ पे लगेगा बेटा नॉर्मल रिएक्शन Na, और यहाँ पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन Nb। ये यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन बनेगा, या यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन बनेगा। तो यही इसका वैल्यू पूछ रहा है कि इस पे कितना नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर लगेगा। ठीक है। ऑप्शन जो दिया है और इसको लिखते हैं जैसे आइडिया लगेगा। आंसर दिया है W इंटू D, और ये नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करा रहा है। स्पष्ट कह रहा है क्वेश्चन, द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द A पे नॉर्मल रिएक्शन बताना है इस वाले पर। तो W इंटू D अपॉन X, B ऑप्शन में है W, D माइनस X अपॉन X। थर्ड ऑप्शन है बेटा W, D माइनस एक्स अपान डी
और यह है W इंटू एक्स अपॉन डी। सॉल्व करना चाहो तो अपने मन से पहले सॉल्व करो, फिर हम सॉल्व करते हैं। वीडियो को रोक लो, वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद सॉल्व करो। सॉल्व कर लिए। ये रिएक्शन पूछ रहा है बेटा, देख लो ये वाला रिएक्शन तो कितना आसान है। ये सिस्टम है किस में, ये नहीं कि ये सिस्टम इधर आ रहा है चाहे इधर जा रहा है चाहे रोटेट कर रहा है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है। इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है तो किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखें चाहे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखें चाहे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखें, हर पॉइंट के रिस्पेक्ट में बॉडी पे लगने वाला जो टोटल टार्क होगा बेटा जीरो होगा। जीरो नहीं होता तो ये रोटेट कर जाता है। तो तुमको ये वाला नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है तो तुम क्या करो, टार्क किसके अबाउट फाइंड करो। टार्क तो तुम इसके अबाउट भी फाइंड कर सकते हो, इसके अबाउट भी, इसके अबाउट भी, लेकिन अगर हम इस बी पॉइंट के अबाउट, इस बी पॉइंट के अबाउट अगर टार्क फाइंड करें तो ये नॉर्मल रिएक्शन बेटा इसी पॉइंट पे लग रहा है। और जब फोर्स जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में तुम टार्क निकालते हो, वो फोर्स अगर उसी पॉइंट पे लगता है तो वहां टार्क जीरो हो जाता है कि नहीं हो जाता है। इसलिए अगर तुम टार्क इस पॉइंट के अबाउट निकाल लो तो इसका जो टार्क हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, जिसे एन भी समाप्त हो जाएगा और बचेगा एन ए, और एन ए का वैल्यू आ जाएगा। तो वही मोमेंट ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट ले लें। तो सॉल्यूशन में हम लोग कहेंगे टेकिंग टॉर्क दैट इज moment of force, taking torque that is moment of force of each force about point B, B पॉइंट के अबाउट सबका टार्क लेकर के जीरो कर दो। टोटल टार्क अबाउट पॉइंट बी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा क्यों जीरो करोगे बेटा, क्योंकि सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम नहीं रहता ना तो ये रोटेट कर जाता। तो जब इसका टार्क देखोगे, देखो एनबी का जब टार्क देखोगे तो ये हो गया एनबी, और चूंकि इसी पॉइंट पे ये टार्क फोर्स लग रहा है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से जीरो हो गया, तो जीरो हो गया। अब दो फोर्स ये है कि देखो वेट है और ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो जब नॉर्मल रिएक्शन वाला देखोगे तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बेटा देखो ये फोर्स ऐसे लग रहा है, यानी ये क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएगा तो ये टार्क नेगेटिव होगा, और ये वेट लग रहा है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये वेट देखो नीचे लग रहा है तो ये सिस्टम को एंटी क्लॉक घुमाएगा, और ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो इसका पॉजिटिव ले लो, इसका क्या ले लो, नेगेटिव। और कभी भी किसी भी फोर्स का जो टार्क हम लोग देखते हैं तो जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट हम लोग टार्क देखते हैं वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका हम लोग को टार्क देखना है तो इस फोर्स का इसके रिस्पेक्ट में टार्क देखेंगे तो डिस्टेंस कितना है, d माइनस एक्स, और जब इसका देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में तो डिस्टेंस है कितना, d। तो इस हिसाब से इसका जो टार्क आएगा तो ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये सिस्टम को ऐसे ये क्लॉकवाइज घुमाने, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेगा, और ये वाला फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेगा। इसलिए इसका जो टार्क होगा वो होगा फोर्स यानी W इंटू यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो d माइनस एक्स, और उस हिसाब से ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा Na, और यहां से इसका डिस्टेंस देखो यहां से यहां तक कितना है, d इज इक्वल टू जीरो, ये खुद जीरो हो गया, और ये आ गया W d माइनस एक्स इक्वल टू Na इंटू d। तो एक रिस्पेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन हम लोग को फाइंड करना है। ये वाला नॉर्मल रिएक्शन आंसर दिख रहा है, देखो W इन ब्रैकेट d माइनस एक्स अपॉन d, ये आंसर हो गया। मोमेंट ऑफ फोर्स पे क्वेश्चन W d माइनस एक्स अपॉन d, ये ऑप्शन सही है। तो इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से ये आइडिया लगा कि हमको किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टार्क देखना है। टार्क तो इसके भी रिस्पेक्ट में जीरो आएगा, इसमें भी जीरो आएगा, इसके भी रिस्पेक्ट में जीरो आएगा, लेकिन इसको यहां से समाप्त करना था, हम लोग को Na फाइंड करना था। इसलिए इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम टार्क निकाल के जीरो कर दिए, जिसे ये खुद देखो समाप्त हो गया और आराम से Na का वैल्यू आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये टार्क से रिलेटेड। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लिखने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन टार्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
जिसका वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है बेटा टाउ इक्वल टू आई अल्फा। जैसे होता है ना एफ बराबर एम इंटू ए, उसे होता है टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशन बिटवीन टॉर्क यानी टाउ एंड मोमेंट of inertia, that is I। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है बेटा, ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन यहां से डेवलप होता है। जिस तरह से होता है ना फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का स्थान पे लिख दो एंगुलर एक्सेलरेशन, मास के स्थान पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एफ के स्थान पे टाउ। तो इस कॉन्सेप्ट से याद रख सकते हो, जैसे एफ बराबर एम ए होता है वैसे टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है। टाउ इज वेक्टर क्वांटिटी, अल्फा इज वेक्टर क्वांटिटी, जो डायरेक्शन अल्फा का वही डायरेक्शन टार्क का। और सर्कुलर मोशन में बताए हैं एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग होता है, तो टार्क भी रोटेशन के एक्सिस के अलॉन्ग होता है। तो जो डायरेक्शन अल्फा का वही डायरेक्शन टाउ का। आई तो वेक्टर है नहीं, इसलिए ना डॉट प्रोडक्ट होगा ना क्रॉस प्रोडक्ट होगा, अल्फा और टाउ दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो बेटा इसमें हम लोग पिछले टर्म पे पढ़े थे टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। डी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो टाउ बराबर एफ इंटू डी पढ़े थे, तो ये हो गया टाउ, और फोर्स को लिख लो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी, टाउ इज इक्वल टू एम, और ये हो गया डी। और बेटा तुम सर्कुलर मोशन में पढ़े थे लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा, याद आ रहा है? सर्कुलर मोशन में ए इज इक्वल टू आर अल्फा, बट यहां जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डी है, आर नहीं है, क्या है? डी है। इसलिए हम लोग ए इज इक्वल टू लिख दें डी इंटू अल्फा। ठीक, तो यहां पे ए के स्थान पर डी इंटू अल्फा लिख दें। तो यहां से आ गया बेटा टार्क टाउ इज इक्वल टू एम इंटू डी स्क्वायर इंटू अल्फा। अब यहां से देख लो एम इंटू आर स्क्वायर, एम इंटू डी स्क्वायर, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई आर होता क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होता है, तो ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कांसेप्ट आ गया यहां पर। इसलिए इसको हम लोग क्या कह देंगे? आई, दैट इज टार्क टाउ, टाउ इज इक्वल टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आई इंटू अल्फा। खूब जबरदस्त यूज है इस फार्मूले का, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो टार्क टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा वेक्टर। देख रहे हो? तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन कहलाता है टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा का। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं बेटा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि
टाउ बराबर आई इंटू अल्फा अप्लाई कर दो और टाउ के स्थान पे एफ इंटू डी भी लिख दो, क्योंकि एफ इंटू डी भी टार्क है और आई इंटू अल्फा भी टार्क है, तो दोनों को मिला के बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो कॉन्सेप्ट होगा टाउ बराबर आई इंटू अल्फा और टाउ इज एफ इंटू perimeter distance of line of force from axis of rotation is equal to I into अल्फा। तो कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इस फॉर्मूले से बड़ा आसानी से बेटा सॉल्व हो जाएंगे। F इंटू डी इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये भी टार्क है और ये भी टार्क है, ये दोनों टार्क है। F इंटू डी इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, बस ये है कि जो D है ये कौन सा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्सिस लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये पूरे फिजिक्स में बहुत जबरदस्त यूज होता है, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा और टाउ इज आल्सो एफ इंटू डी। ठीक, और असाइनमेंट से इस पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराते हैं। बेटा फर्स्ट लेवल का फर्स्ट लेवल ऑफ असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट लेवल का 18, इसके बाद 30 और 34, ये तीनों एक ही क्वेश्चन है ना। 30, 34 और 18 सबका एक ही आंसर है, एक ही जैसे तीनों क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है। जैसे हम एक 34 नंबर क्वेश्चन समझा रहे हैं कि रॉड PQ ऑफ मास m एंड लेंथ L इज हिंज्ड एट द एंड P, द रॉड इज केप्ट हॉरिजॉन्टल बाय ए मासलेस स्ट्रिंग टाइड टू द पॉइंट Q as shown in the figure. When string is cut, the initial acceleration of the rod is। समझाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मतलब ये फर्स्ट लेवल में देख लो, ये क्वेश्चन एक साथ ये तीनों दिया है, 18, 30, 34, सबका आंसर सेम है, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज क्या किया है, चेंज किया है। इसमें क्या कहना चाहता है बताते हैं, अभी जब डायग्राम बनाएंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, अभी परेशान ना हो। इसमें कह रहा बेटा ये एक रॉड है जिसका मास m है, यह रॉड लेंथ L, मास m, और यहां पे पियोटेड है। सोच लो पियोटेड मतलब यहीं पे इसका एक्सिस बना दिया गया जिसके अबाउट ये ऐसे रोटेट कर सकता है, और ऐसे हॉरिजॉन्टल है और यहीं पे ऐसे एक्सिस बना दिया गया पियोटेड जिसके अबाउट ये नीचे या ऊपर जा सकता है। तो ये इसका पियोटेड पॉइंट है, पियोटेड, पियोटेड पॉइंट समझ रहे हो ना, मतलब यहीं पे इसका एक्सिस बना दिया, ऐसे एक्सिस बना दिया यहां पर, और कह रहा है कि ये जो एंड है इस एंड को या तो हाथ से पकड़े रहो, भाई इन दोनों क्वेश्चन में ऐसे दे रहा है कि हाथ से पकड़े हुए हैं फिर छोड़ दे रहे हैं, और यहां क्या कह रहा है कि एक स्ट्रिंग लगा दिए और यहां पे ग्रेजुएट सपोर्ट लगा दिए, सपोर्ट, और यहां पे एक स्ट्रिंग से इसको बांध दिए। अब स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं कि एक कैंची से धीरे से इसको कट कर दे रहे हैं, यहां से स्ट्रिंग को कट कर रहे हैं। जो कट करेंगे तो यहां पियोटेड है और ये रॉड तेजी से नीचे आएगा, तो जब रॉड ये तेजी से नीचे आएगा तो कह रहा है तुरंत जब नीचे चलेगा तो किस एंगुलर एक्सेलरेशन से नीचे चलेगा, ये पूछ रहा है। समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका जो लेंथ दिया हुआ L दिया है और मास नहीं दिया है, मास कुछ मान लें, तो इसका जो टोटल लेंथ है बेटा वो L दिया है, जो टोटल लेंथ दिया वो कितना दिया है, L इसका लेंथ दिया है।
अब कह रहे हैं जैसे इसको कट कर रहे हैं, ये तो पिवोटेड है, कट कर रहे हैं, या ये कहो कि इसको हाथ से पकड़े हुए हैं, हाथ ऐसे हटा लिया तो ये इसे नीचे चलेगा। जब नीचे चलेगा तो क्या इसका इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, ये पूछ रहे हैं। आओ इसका ऑप्शन लिखते हैं। बताओ फर्स्ट लेवल में ये क्वेश्चन 3 जगह है, ठीक है। इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन हम लिख रहे हैं इसमें 2g/L। इसके बाद से सेकंड ऑप्शन है 2g/3L। इसके बाद से 3g/2L। इसके बाद से बेटा g/L। इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, जैसे इसको कट किया तुरंत ये किस एक्सेलरेशन से नीचे चलेगा। तो तुम ये बताओ बेटा कि इसको तुमने क्या किया कि यहाँ पे पिवोटेड कर दिया, इसको हाथ से पकड़े हुए हो या स्ट्रिंग से कनेक्ट किए हुए हो, स्ट्रिंग को कट कर दिया तो ये नीचे देखो, ये नीचे अपने आप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपने आप नीचे आ रहा है। तुम देखो इसको हाथ से छोड़ दो, इसको पिवोटेड कर दो, इसको हाथ से छोड़ो तो देखो अपने आप नीचे आ रहा है। हम इसको ला नहीं रहे नीचे, अपने आप नीचे ला रहा है। क्यों ये नीचे आ रहा है, सोचो, इसका वेट इसको नीचे ला रहा है, वेट इस पे फोर्स लगा रहा है, इसका वेट नीचे आ रहा है। अब ये रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है। अब पता है सबको बेटा कि यूनिफॉर्म रॉड का वेट न इस एंड पे काम करता है न इस एंड पे काम करता है, सेंटर ऑफ मास पे काम करता है, ठीक है। तो ये तुरंत इसका हम दिखाएंगे कि इसके सेंटर ऑफ मास पर इसका वेट क्या लगेगा बेटा, नीचे लगेगा। कितना वेट लगेगा, mg वेट लगेगा जो फोर्स का काम करेगा। और ये वेट यहां से कितने डिस्टेंस पर लगेगा, सोचो L/2 डिस्टेंस पर लगेगा। यानी ये जो वेट होगा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पे टार्क क्रिएट करेगा। और टार्क का कौन सा फॉर्मूला, F/d बराबर क्या कर दो I/α, और अल्फा देखो फाइंड हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, किससे सॉल्व होगा, टाउ बराबर I∝, और टाउ को लिख देना है I/F/d, दोनों को कोरिलेट कर दो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो यहां पर हम लोग कहेंगे टार्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू mg के द्वारा जो टार्क प्रोड्यूस होगा ये बराबर होगा I/α, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, और ये जो टार्क प्रोड्यूस होगा ये होगा mg के कारण, टाउ mg बराबर I/α, और टार्क होता है बेटा F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू I/α। यहाँ जो F होगा वो mg होगा, तो F के स्थान पे mg लिख दो, और इस mg का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्पष्ट दिखाई दे रहा है L/2 कर दो, और यहाँ पे हम लोगों को अल्फा फाइंड करना है। तो चलो अल्फा फाइंड कर लेंगे, लेकिन साथ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखो। रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको पता है कि 1/12 ml² होता है, लेकिन रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml² बेटा मेन एक्सिस के अबाउट होता है, इस एक्सिस के अबाउट होता है। जबकि ये जो रॉड है वो कहाँ के अबाउट रोटेट कर रहा है, इंड के अबाउट रोटेट कर रहा है। देखो ना, जैसे इसको छोड़ रहे हो, ये इंड के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसलिए रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंड के अबाउट चलेगा, और इंड के अबाउट रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सोचो क्या होता है, बता चुके हैं, खूब रटवाए थे जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको बॉडीज का बताए थे। तो रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके फाइंड किया था, तो 1/3 ml² आया था कि नहीं आया था, सोचो। तो यहां लिख दो इंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 ml²। तो देखो मास से मास क्या हो गया, कैंसिल आउट, एक L से एक L कैंसिल आउट हो गया, और अल्फा पूछ रहा है तो अल्फा इज इक्वल टू 3 इधर आ गया, तो आ गया 3g/2 पहले से है, और ये L यहां आ गया, और ये हो गया इसका एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन 3g/2L, ये आंसर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, हमने क्वेश्चन कंप्लीट समझा दिया, डायग्राम के साथ समझा दिया, यहाँ पर ऑप्शन है। अब तुम असाइनमेंट निकालना और देखना, क्वेश्चन नंबर 18, 30 और 34 फर्स्ट लेवल का ये तीनों क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो गया। सब में एक ही आंसर है 3g/2L, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या किया है, चेंज किया है। बस ये है कि एक बार कह रहा है कि इसको हाथ से पकड़े हुए हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं। एक क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको हॉरिजॉन्टल रखे हैं, दूसरे एंड को छोड़ दे रहे हैं। एक क्वेश्चन में कह रहा है कि स्ट्रिंग से बंधा है और उसको कट कर दे रहे हैं, तो क्या इसका इनिशियल एक्सेलरेशन होगा। तीनों क्वेश्चन में सेम आंसर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, F/d = I/α। ठीक बेटा,
तो आज बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमने बताया, टार्क पे क्वेश्चन भी करा दिया, टाउ बराबर आई अल्फा का कॉन्सेप्ट बताया, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और टार्क में रिलेशन हमने बताया, और इस पे क्वेश्चन भी हमने करा दिया। अब आगे जो हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को बोला जाता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ना है, और एंगुलर मोमेंटम यानी मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम एकदम टार्क के ही जैसे होता है। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स इज नोन एज टार्क, उसे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। और जब एंगुलर मोमेंटम पढ़ लेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फिर उस पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ना है, और रोटेशनल काइनेमेटिक इक्वेशंस भी पढ़ना है, और लास्ट में रोलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। ठीक है बेटा, तो खूब मेहनत से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट बताएंगे। थैंक यू बेटा वेरी मच।